गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कस्तूरी देवी महाविद्यालय चाकसू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और साथ में जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स में यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं पेपर थर्ड जिसका नाम है यहाँ पे हमारे पास एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। मतलब एंजियोस्पर्म का मतलब आवर्तबीजी पादपों की, टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी मतलब भ्रूण की और वर्ग की, दो शाखाओं का अध्ययन करेंगे इसमें हम। इस पेपर का यहाँ पे जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है यूनिट थर्ड जिसका नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। हमारी लास्ट वीडियोज़ में हमने बताया था कि किस तरीके से पुष्प की संरचना होती है और किस में हम इसका अध्ययन करते हैं और कितने प्रकार का जनन होता है और लैंगिक जनन में नर जननांग की संरचना कैसी होती है। मतलब सारी की सारी जो बेसिक पॉइंट्स थे वो धीरे धीरे जो है वो क्लियर होते चल रहे हैं। अब नर जननांग के बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है क्या कि जैसे हम नर जननांग को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रह जाता है वो रह जाता है परागकोश, क्योंकि बाकी तो फिर डंठल संरचना होती है उसका पढ़ के क्या करेंगे हम, क्लियर बात है यहाँ पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो संरचना है वो क्या होती है हमारी, परागकोश। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि परागकोश कैसा होता है। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है, परागकोश की आंतरिक संरचना। तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दें, अच्छा लगता है इससे, ठीक है। तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंदर। हमारा जो मेन टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ परागकोश या परागकोश की जो आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना एक बार बता देते हैं परागकोश होता कैसा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो। इस प्रकार के कुछ डायग्राम जो है वो हमने बनाए थे हमारी लास्ट वीडियो के अंदर। तो ये होता है परागकोश। अब इस परागकोश को आप ऐसे देख सकते हो, क्या आप दिख रहा है आपको कुछ इसमें नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब अगर हम इसके बारे में कुछ देखना चाहते हैं तो या तो आप इसको यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करने के बाद भी हमें केवल ऐसे ही दिखेगा, उसमें भी हमारा काम नहीं है। तो फिर कट कैसे करें इसको, कट किया जाता है इसको अनुप्रस्थ, और अनुप्रस्थ को हम क्या कहते हैं कोई बता सकता है। अनुप्रस्थ को हम कहते हैं ट्रांसवर्स। दैट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे कट करेंगे, देखो कैसे ये कट हो जाएगा। और जैसे ही ये कट होता है तो अब ये खुल जाएगा ना, बिल्कुल खुल जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसी संरचना में कन्वर्ट हो जाएगा कि कुछ इस प्रकार की संरचना में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। जब हमने इसको क्या किया, ट्रांसवर्सली कट किया है, इसको कट किया है, अनुप्रस्थ काट। जैसे हमने इसको कट किया तो हमें कुछ इस तरीके की संरचना जो है वो दिखाई दे रही है। और इसी संरचना का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, परागकोश की आंतरिक संरचना जो हम स्टडी करते हैं। तो जैसे हमने इसको कट किया तो हमें क्या हुआ, खजाना मिल गया इसके अंदर, मतलब हमें नई नई चीज़ें देखने को मिली। और नई नई चीज़ें कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं इसमें। तो हमें यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या देखने को मिली कि इस परागकोश की आंतरिक संरचना में हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, तो हमें ये 4 स्तर दिखाई देते हैं। कितने, 4 स्तर। इसका मतलब परागकोश कैसा होता है, तो परागकोश एक बहुस्तरीय संरचना होती है। कैसी संरचना होती है ये, बहुस्तरीय संरचना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो कौन कौन से स्तर है, तो सबसे बाहर की तरफ जो हमें दिखाई देगा, तो सबसे बाहर की तरफ हमें दिखाई देता है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने नाम लिखे वो नाम भी इनके ऑर्डर में ही है। दैट मीन सबसे ऊपर की तरफ हमने लिखा है अधिचरण में सबसे बाहर मिलेगा,
इस अधिचर्म के नीचे हमें क्या मिलेगा, एंडोथीशियम अंतःस्तर मिलेगा, और अंतःस्तर के नीचे हमें क्या मिलेगा, मध्य परत, और मध्य परत के नीचे हमें क्या मिलेगा, टेपेटा। तो टोटल 4 प्रकार के जो स्तर हैं वो हमें यहाँ दिखाई देते हैं, और इन चारों स्तरों से मिलकर क्या कौन बना हुआ होता है, तो इन चारों प्रकार के स्तरों से मिलकर बना होता है हमारा परागकोश। और अब हम जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे उस डायग्राम के अंदर हम इन चारों के चारों लेयर के बारे में ही बात करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। बाकी अधिचर्म का मतलब क्या होता है, क्या काम करेगा ये, क्या बेनिफिट्स है, सब चीज़ इसी वीडियो के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके अंदर ध्यान रखना, हम ये तो हुआ हमारा टीएस के बाद में जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को पहले आप साथ के साथ ड्रॉ करेंगे, और इसमें केवल हम एक हिस्से की जो संरचना है उसी के बारे में स्टडी करेंगे। बाकी सारे हिस्सों के अंदर जो संरचना है वो बिल्कुल एज इट इज मिलेगी, इसलिए आप थोड़ा सा भी जो है डाउट ना करें कि ये। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं सबसे बाहरी जो लेयर है, उस लेयर का आप निर्माण भी हमारे साथ साथ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे जो सेल्स की जो आकृति मैं बना रहा हूँ बिल्कुल आप एज इट इज वैसे ही बनाएंगे। और एपिडर्मिस या अधिचर्म की अगर हम बात करें तो अधिचर्म में एक कोशिकीय स्तर होता है। कैसा होता है, एक कोशिकीय। इसका मतलब इसकी जो लेयर होगी वो कैसी मिलेगी हमें, बिल्कुल सिंगल लेयर, ठीक है। साथ के साथ अगर आप बनाएंगे तो उससे आपको जो बनाने की जो कैपेसिटी आदत है, हैबिट है, वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और हो सकता है जल्दी बन जाए आपसे देखते देखते। इसलिए इसको आप साथ के साथ बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे आउटर जो लेयर हमने बनाई है वो कौन सी लेयर है, तो अगर आप इसको वापस अंदर लाइन में ड्रॉ भी अगर इसको करना चाहते हैं तो मत करें, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंगल लेयर हमें दिखाई दे रही है। तो सिंगल लेयर है, इस सिंगल लेयर का नाम जो है वो मैं आपको यहाँ पे साथ के साथ लिख देता हूँ। इसका नाम है अधिचर्म। क्या है इसका नाम, अधिचर्म, या यूं कहें एपिडर्मिस। क्लियर बात है यहाँ पे। और ये कैसा इस तरह आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक कोशिकीय लेयर है, मतलब एक से ज़्यादा कोशिकीय की जो लेयर है वो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब एक ऐसी लेयर होती है, एक कोशिकीय लेयर का स्तर होता है। आप चाहो तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि सबसे बाहर हमें क्या देखने को मिलता है, अधिचर्म स्तर जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में जो दूसरा लेयर है, और दूसरी लेयर की अगर बात की जाती है तो दूसरी लेयर हमारी कौन सी है, यहाँ पे हमारे पास एंडोथीशियम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतःस्तर। तो अंतःस्तर की जो संरचना का डायग्राम है वो भी एज इट इज आप देखेंगे, बनाएंगे साथ के साथ। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है, इसलिए इस डायग्राम को भी आप एच पी जैसे ही ड्रॉ करेंगे।
एंडोथीशियम भी कैसा होता है, एक कोशिकीय स्तर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंडोथीशियम का स्तर। जिसे हम कहते हैं अंत स्तर। अब एंडोथीशियम की अगर बात की जाती है तो एंडोथीशियम के बाद में हमें जो स्तर देखने को मिलता है उस स्तर का नाम है यहाँ पे मध्य परत। और मध्य परत के बात की जाए तो मध्य परत जो है वो एक से ज़्यादा कोशिका के लेयर से मिलकर बना होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं बहुस्तरीय। और मध्य परत के नीचे हमें मिलता है टेपेटम। और टेपेटम की बात की जाती है तो टेपेटम भी कैसा होता है, यहाँ पे एक स्तर का होता है, मतलब ये क्या होता है, सिंगल लेयर से मिलकर बना होगा। और उस टेपेटम के अंदर की तरफ हमें मिलती है माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब लघु बीजाणुधानी। और उस लघु बीजाणुधानी के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, परागकण, जो कि किस में स्थित होते हैं, वो स्थित होते हैं हमारी परागधानियों के अंदर। क्लियर बात है, यहाँ पे परागधानियों को ही हमने यहाँ पे लघु बीजाणुधानी बोला है। तो एक बार मैं छोटी सी जो अलग संरचना है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। उस संरचना का नाम आपको मैं बता दूँ, कनेक्टिव है, योजी। तो योजी आपको बिल्कुल सेंटर में मिलेगी। तो ये वाला जो हिस्सा है, इस पार्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, योजी जो ऊतक है वो हमें देखने को मिलता है। इनके अंदर भी आप डॉटेड जरूर कर देंगे, क्योंकि कोशिका है तो केंद्रक तो होगा ही। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा डॉटेड जरूर कर दें। इनका केंद्र थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि कोशिकाएं भी बड़ी हैं। मैं सबके अंदर ड्रो नहीं कर रहा, लेकिन आप सभी के अंदर इसको बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये तो हुआ हमारा थर्ड जो पार्ट है, उसका नाम हमने यहाँ पे क्या दे दिया है, यूजी। ठीक है, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं मिडिल लेयर, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मध्य परत। तो मध्य परत की अगर बात की जाती है तो मध्य परत जो है वो बिल्कुल कैसी मिलेगी हमें, यहाँ पे एक से ज़्यादा स्तर की मिलेगी। तो एक से ज़्यादा स्तर की जब मिलेगी हमें, तो इसको मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। मैं इस लाइन में एक बार, मैंने कहा था कि मैं केवल इस वाले पार्ट का ही क्या बताऊंगा आपको, बाकी का जो डायग्राम होगा वो आप खुद भी बना सकते हैं। तो मैं अब इस वाले रीजन के अंदर क्या बनाने जा रहा हूँ, सबसे पहले मध्य परत। तो आप उसको देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मध्य परत कैसी होती है, बहुस्तरीय होती है, जो कि 1 से 3 स्तर तक मिलकर बनी होती है।
ठीक है, ये हो गया हमारा क्या मध्य परत वाला जो भाग है। बाकी की जो संरचना है, ये जो कोशिकाएं ये आगे की तरफ भी जाएंगे, तो आप ऐसा मैं इसको एक बार बना ही देता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है, तो समझ नहीं पाते। ये यहाँ पे भी जो बीच की जगह है, यहाँ पे भी मध्य परत ही भरी हुई रहेगी। तो ये तो नाम हुआ हमारा तीसरा जो परत है, तीसरी जो परत है उसका नाम मध्य परत, मिडिल लेयर। अब इसमें भी आप डॉटेड जरूर कर दें क्योंकि केंद्रक तो होंगे ही। ठीक है, अब इस मध्य परत के जस्ट नीचे की तरफ जो हमें लेयर मिलती है, उस लेयर का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेपेटम। उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, टेपेटम। लेकिन टेपेटम की अगर बात की जाती है तो टेपेटम भी कैसा होता है, एक सिंगल लेयर का होता है, इसलिए उससे जस्ट हम बाद में बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे यहाँ पे लघु बीजाणुधानी। किसका निर्माण करेंगे यहाँ पे हम, सबसे पहले लघु बीजाणुधानी का। ये लघु बीजाणुधानी है जो कि कितनी मिलेगी हमें संख्या में, 4। कितनी मिलेगी ये संख्या के अंदर, टोटल कितनी होगी, 4 होंगी, जिसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, छोटे छोटे लघु बीजाणु जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी की जो संरचना है, जब आप एग्जाम के अंदर इस आंसर को देख के आएंगे तो एग्जाम के अंदर आप इसको कंप्लीट रूप से फिल करेंगे। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको, आप उसके अंदर एक ही पार्ट को नहीं बना के आएंगे, आप कंप्लीट पार्ट जो है उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये तो संरचना जो है ये हो गई हमारी संरचना लघु बीजाणुधानी की, या जिसे हम क्या कहते हैं, परागधानी। ठीक है, अब लघु बीजाणुधानी से जस्ट बाद में, या यूँ कहेंगे मध्य परत की जस्ट बाद में हमें कौन सी परत देखने को मिलती है, तो उस परत का नाम होता है यहाँ पे हमारे पास टेपेटम। और टेपेटम की जब बात की जाती है तो टेपेटम की कोशिकाएं भी कैसी होती है, बिल्कुल लंबी कोशिकाएं होंगी। तो मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी कोशिकाएं होती है टेपेटम की। और इनके अंदर भी क्या मिलेगा हमें, केंद्रक जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो लघु बीजाणुधानी होती है वो अपने चारों तरफ किससे ढकी हुई रहती है, तो ये अपने चारों तरफ जो है टेपेटम की कोशिकाओं से, टेपेटम की कोशिकाओं से क्या होती है, ये कवर्ड रहती है, ढकी हुई रहती है। तो इस प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रकार जो है एक प्रारूपिक परागकोश की आंतरिक संरचना जो है वो हमें दिखाई देती है। क्लियर बात यहाँ पे, तो इसका जो डायग्राम है इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना किसकी है, ये परागकोश की। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो काम वाली जो चीज़ है वो अब यहाँ पे आ रही है, एक बार आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो आपने ड्रॉ कर लिया, इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, उसको आप थोड़ा सा गौर करके जरूर देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे अंतर स्तर की बात की है, तो ये आपको जो ग्रीन कलर की जो कोशिकाएं दिखी है, बड़ी बड़ी कोशिकाएं, ये क्या होगा, अंतर स्तर कहलाएगा। लेकिन इस अंतर स्तर के अंदर क्या है, थोड़ा सा वेरिएशन, मतलब विभिन्नताएं हैं। अब वो विभिन्नता कैसी है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखना, मैं एक कोशिका से पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी की सारी कोशिकाएं वैसी की वैसी ही होंगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो एक अरीय भित्तियाँ होती है, मतलब ये जो साइड वाली जो दीवार होती है इसकी, इस कोशिका की, ये साइड वाली दीवार क्या होती है,
मोटी होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये साइड वाली जो दीवारें हैं ये कैसी होती है, मोटी होती हैं। साथ में जो इसके अंदर वाली जो दीवार होती है, ये अंदर वाली दीवार भी क्या होती है, इसकी मोटी होती है। लेकिन ऊपर वाली जो दीवार होती है, मतलब जो बाह्य भित्ति होती है, वो कैसी होती है, पतली होती है। अब उसका रीजन क्या है, तो रीजन आपको मैं सीधा सा बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है, इस एक नाम है जिसका नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे, अल्फा सेल्यूलोज। अल्फा सेल्यूलोज रेशे। तो ये जो मोटी हो रही है, जिस जगह से ये मोटी हमें दिखाई दे रही है, इस मोटी परत पर कौन जम जाता है, अल्फा सेल्यूलोज के रेशे जो हैं वो जमने लग जाते हैं, और इसकी वजह से ये कोशिकाएं जो है वो कैसी हो जाती है, फूल जाती है। लेकिन इनका जो जमाव होता है वो कहाँ पे होता है, तो अरीय भित्ति पर होता है और एक आंतरिक भित्ति पर होता है, और कहीं पे नहीं होता। क्लियर बात यहाँ पे। इसका मतलब ऊपर वाली पतली जो है वो, ऊपर वाली जो भित्ति होगी वो कैसी होगी, पतली होगी। लेकिन एक और चीज़ यहाँ देखने को मिलती है, और वो चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमें कैलोज बैंड भी जो है वो देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं हमें, कैलोज के बैंड भी जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैलोज बैंड जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्लियर बात यहाँ पे। आप कुछ देख रहे होंगे कि मैंने कुछ जगह जो है ये कैलोज के जो बैंड है वो नहीं बनाए हैं, उसका भी रीजन है, उसको भी हम बताएंगे आपको। पहले आप इसको एक बार समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या होता है, अरीय भित्ति पर और आंतरिक भित्ति पर क्या होता है, ये अल्फा सेल्यूलोज रेशे हैं वो जम जाते हैं, और इनके जमाव की वजह से ये जो भित्ति है वो कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, तो मैं एक बार ये ड्रॉ कर लेता हूँ वापस मोटी भित्ति को। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं केवल 2-4 कोशिकाओं को ही इसमें एक्सप्लेन करूंगा, बाकी की कोशिकाएं जो है वो खुद आप समझेंगे। और फाइनल ईयर में आप पहुंच चुके हैं, तो थोड़ी सी जो समझ है वो आपके अंदर भी डेवलप हो चुकी है। मैंने केंद्रक के ऊपर अल्फा कैलोज बैंड बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्रक जो है इसके अंदर गायब हो जाएगा। इसका मतलब है केंद्रक तो रहेगा, लेकिन जगह नहीं थी, इस वजह से हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ ही कोशिकाओं के ऊपर बनाया है। ये बाकी में हमने नहीं ड्रॉ किया है, उसका भी रीजन आप, और एक बार यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो पता नहीं बात का बतंगड़ बना के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक ये है केवल मैंने वहीं तक इसको ड्रॉ कर दिया है, बाकी की जगह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको एक बार समझेंगे आप। तो मैंने क्या कहा कि ये जो हमारी अंतः स्तर होता है, इस अंतः स्तर के अंदर
जो आंतरिक भित्ति होती है और जो अरीय भित्ति होती है, केवल वहीं पे अल्फा सेलुलोज के जो रेशे हैं वो जमने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये कोशिका कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। दूसरी बात, कुछ जगह ये कोशिकाओं के अंदर इनका जो जमाव है वो नहीं देखने को मिलता, मतलब कुछ जगह ये जमाव क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ऐसी कोशिका, ध्यान रखना, ऐसी कोशिका जहाँ पर कैलोज बैंड और अल्फा सेलुलोज के जो रेशे हैं वो एब्सेंट होते हैं, उसे हम किसके नाम से जानेंगे, तो इस योजी को एक बार वापस चेंज कर देते हैं, इसकी जगह जो है वो सेट नहीं हुई है, अब हो गई सेट इसकी। तो ऐसी कोशिका क्षेत्र जहाँ पर इन रेशों का क्या होता है, जमाव नहीं होता है, इसे हम एक नाम देते हैं स्टोमियम, स्टोमियम कोशिका। किसके नाम से इसको जाना जाता है, स्टोमियम कोशिका। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर बात है। यहाँ पे होता क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, एक बार मैं ये आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। अल्फा सेलुलोज के रेशों का स्थूलन, स्थूलन का मतलब भी जमाव ही होता है। साथ ही आपको ये जो रेड कलर की जो लाइनें दिख रही है ये क्या है, कैलोज बैंड या कैलोज पट्टी का, ठीक है। दूसरी बात, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो हमारा परागकोश होता है उसकी आंतरिक संरचना जो है वो हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। सबसे बाहर एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, अधिचर्म होता है जो कि कैसा होता है, एक कोशिकीय स्तर होता है। अधिचर्म के जस्ट नीचे की तरफ हमें मिलता है अंतःस्तर। अंतःस्तर भी कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, लेकिन इस अंतःस्तर में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है कि अंतःस्तर की जो अरीय कोशिकाएं हैं और जो आंतरिक कोशिकाएं हैं वहाँ पर कौन जम जाता है, अल्फा सेलुलोज को रेशे। रेशे का सीधा सा मतलब आपने देखी होगी रुई, उस टाइप की। और साथ में इसमें क्या देखने को मिलता है, हमें कैलोज के बैंड देखने को मिलते हैं, क्लियर बात यहाँ पे। लेकिन इनका जमाव जो है वो कुछ जगह नहीं होता, कुछ जगह नहीं होता। और इस कोशिका, इस क्षेत्र को हम क्या नाम दे देते हैं, स्टोमियम कोशिका क्षेत्र। यानी कि ऐसी कोशिका जहाँ पर इनका जमाव नहीं देखने को मिलता, उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, स्टोमियम कोशिका। इसके बाद में हमें सेंटर में क्या मिलेगा, कनेक्टिव मिलेगी, मतलब योजी मिलेगी जो कि इसको तंतु से जोड़ के रखेगी। और फिर अंतः स्तर के नीचे की तरफ हमें मिलता है बहुकोशिकीय स्तर जिसका नाम है मध्य परत। और मध्य परत के जस्ट नीचे की तरफ हमें मिलेगा वापस एक कोशिकीय स्तर जिसका नाम है टेपेटम। और टेपेटम के जस्ट नीचे हमें मिलती है लघु बीजाणुधानी, जिसमें क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणु पाए जाते हैं। क्लियर बात यहाँ पे। तो इस प्रकार से एक प्रारूपिक परागकोश की जो संरचना है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, जिसमें हमने बिल्कुल क्लियर जो बात है वो रख दी है। अब इनका जो काम है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उन सारे पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। तो एक बार आप इसको ड्रॉ करिए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिए। परागकोश की आंतरिक संरचना है जिसकी डिटेल आप लिखेंगे हम। अब हम बात करते हैं कि अधिचर्म होता क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसके अंदर एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे, उसको फिर रफ कर देंगे, देन उसके बाद में सेकंड लेयर के बारे में बात करेंगे, जिससे क्या होगा आपको जो डायग्राम है वो भी याद रह जाएगा और इसकी जो संरचना है वो भी हमें याद रह जाएगी, कहाँ क्या मिलता है, ठीक है ना। तो इसको आप पहले सबसे पहले जो बात करेंगे वो है यहाँ पे अधिचर्म। तो अधिचर्म की अगर बात करें तो अधिचर्म के अंदर सबसे जो पहला पॉइंट हमारा है वो पहला पॉइंट क्या है कि ये कैसा होता है, सबसे बाहरी स्तर होता है, ठीक है। आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये सबसे बाहर की तरफ है। दूसरी बात, सबसे बाहरी होने के साथ साथ ये क्या है, सतत परत होती है, बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है। और सतत परत के साथ में अगर हम इसको बात करें कि पूरे परागकोश को आवृत करती है, बिल्कुल दिख रहा है पूरे के पूरे परागकोश को इसने ढक रखा है। इसी के साथ एक कोशिकीय होती है
एक कोशिकीय परत होती है, ये बिल्कुल दिख रही है आपको, सिंगल सेल से मिलके बना है ये, क्लियर बात यहाँ पे। और सीधी सी बात है, जो सबसे बाहर मिलेगा वो क्या करेगा, एक तरीके से बॉडीगार्ड का भी तो काम करेगा ना वो। अगर हमारी स्किन सबसे बाहर है तो ये हमारे शरीर की क्या है, एक तरीके से प्रोटेक्शन भी तो कर रही है ना, सुरक्षा भी कर रही है। तो इसका भी हम ये मानते हैं कि ये क्या करता है, परागकोश की बाह्य आघात, परागकोश की बाह्य आघात से रक्षा करता है, इसलिए इसे सुरक्षात्मक आवरण भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोटेक्टिव लेयर बोलेंगे। साथ ही ये कैसा होता है, पतला होता है, पतली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पतली कोशिकाओं से निर्मित, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि इसका जो निर्माण है, यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा स्टूडेंट, सबके लिए थोड़ा सा उसको याद